9th क्लास की विज्ञान की बुक है। इसका आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह बुक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसकी अनुक्रमणिका देख सकते हैं। इसमें इतने चैप्टर हैं। इसमें चैप्टर हैं टोटल 15 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर है, ये सारे चैप्टर आप देख सकते हैं। भारत और विज्ञान, परमाणु की संरचना एवं अणु, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध एवं रासायनिक समीकरण, जीवन की अवधारणा, सजीव की संरचना, जैव विविधता, सजीवों की प्रमुख क्रियाएं, बल एवं गति, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, इसके अलावा आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोग एवं योग, प्राकृतिक समता एवं कृषि और सड़क सुरक्षा एक्सट्रैक्ट। इसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत एवं विज्ञान, भारत एंड साइंस। चलो शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित एवं सहज प्रतीत होता है। संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण, किसके कारण? विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण कैसा प्रतीत होता है? सुंदर, सुव्यवस्थित एवं सहज प्रतीत होता है। संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित एवं सहज प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है, इस वजह से यह विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान आजकल का युग विज्ञान का युग क्यों कहलाता है? क्योंकि संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित एवं सहज लगता है, इसलिए आज का समय विज्ञान का युग कहलाता है। वस्तुतः विज्ञान एक बहुमानवीय प्रयत्न है। विज्ञान की जितनी प्रगति हुई है, विज्ञान का जन्म हुआ है, वो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। इसमें बहुत सारे सभी देशों के, पूरे संसार भर के लोगों का योगदान है। मूलतः यह प्रकृति के नियमों, संसाधनों को उचित ढंग से समझाने का साधन है। विज्ञान क्या है? मूलतः प्रकृति के नियमों, प्रकृति के क्या क्या नियम है, चाहे प्रकृति जैसे बरसात होती है, बादल कैसे बनते हैं, आकाश में ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एवं संसाधनों के उचित ढंग से समझने के लिए हमारे पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या हमारे संसाधन हैं, उसको किस तरह से ढंग से समझा जाए, यही इसमें मूलतः इन्हीं पर आधारित होता है विज्ञान। अब है विज्ञान का अर्थ, विज्ञान होता क्या है? ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया है। विज्ञान शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में। विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा के विज्ञानम से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा के। हिंदी का जो शब्द है विज्ञान, ये संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से बना है। और किस तरह से बना है? वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट, नम, ये हलंत होता है, इसको ल्यूट बोलते हैं, शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वर्षा, यह परिणाम है, रिजल्ट हुआ, क्या हुई? वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद हमें अनुभव किया, आंखों से अनुभव किया, शरीर से अनुभव किया, त्वचा से अनुभव किया, फीलें की हमने, इसे हमें अनुभव किया, तो अनुभव हमारा क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। वर्षा हो रही है, उसका हमको ज्ञान हो गया वर्षा होने पर। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या व कैसे बादल बनते हैं और उससे वर्षा होती है, इस प्रक्रिया में क्या और कैसे, दो तरह के क्वेश्चन बनाओ, क्या और कैसे। क्या हुई? वर्षा हुई। कैसे हुई? ये दो तरह के प्रश्नों का हम उत्तर खोजेंगे, के रूप में अध्ययन करेंगे, तो ये ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान, इन दोनों का हम अर्थ निकालेंगे, वर्षा से संबंधित क्या और कैसे का, तो ये विशेष ज्ञान होगा, जिसे हम विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। विज्ञान को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है, किंतु अधिक
सामान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। साइंस की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, सीक्वेंस से अध्ययन से अर्जित, ग्रहणगत, एक्वायर्ड, प्रयोगों से प्रमाणित, वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, वर्गीकृत ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, विज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, हमारी क्या क्या उससे पूर्ति होती है, तो ये कहलाते हैं विज्ञान के उद्देश्य। हमें विज्ञान का क्या उद्देश्य है, विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ है, क्या हमारी पूर्ति करते हैं, विज्ञान ने हमको क्या दिया है, ये सारे आएंगे विज्ञान के उद्देश्य के अंदर। तो देखते हैं विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको समझना, आकाश में क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, सारी प्रकृति होती है। हमारा शरीर भी प्रकृति है, पेड़ पौधे भी प्रकृति हैं। तो प्रकृति, पेड़ पौधे श्वास कैसे लेते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसा उनका जीवन चक्र होता है, किसी भी जीव का कैसा जीवन चक्र होता है, हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं क्या कैसे होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती है, हवा कैसे चलती है, चक्रवात कैसे बनते हैं, आंधी कैसे आती है, ये प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना कि क्या प्रक्रिया है, क्या घटना हुई, इसके प्रति क्या लॉजिक है, ये सारे समझना, ये इसका विज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा, प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। प्रकृति के जितने भी नियम हैं, जैसे वर्षा होती है, वर्षा के महीनों में ही वर्षा होती है, वर्षा के ऋतु में ही वर्षा होती है, ये प्रकृति का एक नियम है। ये प्रकृति का ये नियम क्यों बना है, इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं कि बरसात के दिनों में बरसात क्यों होती है, या फिर जून के महीने में गर्मी क्यों पड़ती है। ये प्रयोग प्रकृति के जो नियम है, हमारे सिस्टम से संबंधित कोई नियम हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम नियमबद्ध तरीके से कार्य करता है, उस पर प्रयोग द्वारा बताएं कि हाँ ऐसा होता है। तो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित जानकारी प्राप्त करना, ये भी एक इसका विज्ञान का उद्देश्य है। तीसरा, आवश्यक प्रयोग एवं परीक्षण लेना तथा उसके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना। आवश्यक प्रयोग करें, उनका डाटा इकट्ठे करें ऑब्जर्वेशन के, और उन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उस पर एक कंक्लूजन रिजल्ट निकालें कि हमने ये प्रयोग किया, उससे हमें ये डाटा मिले और उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और उन अनुप्रयोगों पर प्रकृति पर नियंत्रण करना, उन प्रयोगों से प्रकृति पर हम नियंत्रण कर सकें, जैसे हमारे शरीर पर नियंत्रण कर सकें, प्रकृति कोई घटना पर नियंत्रण कर सकें। तो ये इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा, प्रकृति में विद्यमान साधनों का समस्याओं के निराकरण में उपयोग कर मानवीय जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना। प्रकृति के जितने भी साधन हैं उनका समस्याओं के निराकरण में हम उपयोग करें और मानव जीवन को सुखद एवं उत्कृष्ट बनाएं। ये विज्ञान का एक उद्देश्य है। पांचवा, समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों एवं समस्याओं के वैज्ञानिक कारणों को जानना। क्या उद्देश्य है? समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ होती हैं, उनको वैज्ञानिक लॉजिक से लोगों को समझाना और उनको ख़त्म करना और उनका वैज्ञानिक कारण बताना। जैसे फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक है, उसको कारण को जानना, लोगों को बताना। इसे विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ होती हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, तो उनको समाज की कुरीतियों को समाज से दूर करना। आगे है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं विज्ञान के, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान होता है। जीवन के हर पहलू में हमको अलग अलग तरह का विज्ञान देखने को मिलता है, अतः इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। क्यों प्रयास किया? ताकि अध्ययन सुविधाजनक हो सके। विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम सुविधाजनक तरीके से कर सकें, इसके लिए हमने क्या किया? वर्गीकरण किया विज्ञान को।
मूलतः इसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान में वर्गीकृत किया गया है, परंतु वास्तविक विज्ञान का स्वरूप तो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। लेकिन हकीकत में जो विज्ञान होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान होता है। ये प्राकृतिक विज्ञान होता है। अब देख लेते हैं विज्ञान कितनी शाखाएं विज्ञान होती है। विज्ञान मूल रूप से प्राकृतिक विज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसकी दो शाखाएं हैं, एक और दो। पहली है भौतिक विज्ञान और दूसरी है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान को बोलते हैं लाइफ साइंस। अब दोनों का भी अलग अलग डिवीजन है। फिजिकल साइंस होता है, भौतिक विज्ञान होते हैं, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाए? निर्जीव, नॉन लिविंग। किसका अध्ययन किया जाएगा? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाएगा। जीव विज्ञान में केवल सजीवों का अध्ययन किया जाएगा, लिविंग का अध्ययन किया जाएगा। अब फिजिकल साइंस है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है? पहला है इसका फिजिकल साइंस का पहला भाग है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा भाग है रासायनिकी, केमिस्ट्री। तीसरा भाग है भूगर्भिक, जियोलॉजी। चौथा भाग है खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। और पांचवा भाग है गणित, मैथमेटिक्स। ये किसके भाग है? ये है भौतिक विज्ञान की, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के, ये सारे निर्जीव हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सभी में अंकों का या फिर अलग तरीके से वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि सारी निर्जीव होती हैं। दूसरा साइंस का पार्ट हो गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का। सजीवों का फिर भी इन तीनों में तीन कैटेगरी बना दी सजीवों की भी। पहला तो है चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है, उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूसरा है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, इसमें केवल सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो पहली, दूसरी और तीसरी। फर्स्ट में चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन और प्राणियों का अध्ययन। आगे विज्ञान का सरल अध्ययन करने हेतु इसे 100 से भी अधिक शाखाओं में विभाजित किया गया है। विज्ञान की 100 से भी अधिक शाखाएं। वर्तमान युग में निम्नलिखित अत्याधुनिक शाखाओं का मानव कल्याण में विशेष योगदान है। आजकल युग में मेन 4 शाखाएं हैं विज्ञान की, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है कंप्यूटर साइंस, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तीसरा है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा है जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी। ये चार विज्ञान की जो शाखाएं, इनका आजकल बहुत तेजी से, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अब है वैज्ञानिक विधि। हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। हमारे चारों तरफ कोई घटना होती है, चाहे हमसे खुद से संबंधित हो या फिर प्रकृति कोई घटना हो, उसके बारे में वैज्ञानिक ढंग से सोचना, उसका रीजन को जानना, उसके लॉजिक को पहचानना, यही क्या कहलाता है? हमारा वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसके निम्नलिखित पद हैं। वैज्ञानिक विधि के कितने पद हैं? 8 इसके पद हैं। पहला पद है समस्या को पहचानना। पहली प्रक्रिया क्या है? समस्या को पहचान। सबसे पहले समस्या को पहचाने, क्या समस्या है। दूसरा परिकल्पना करना, उसके बारे में अनुमान लगाना कि ये क्या रीजन हो सकता है इसका। तीसरा है परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, ऐसी परिकल्पना बनाएं जिसका हम परीक्षण कर सकें, जिसका ऑब्जर्वेशन कर सकें। चौथा है आंकड़े एकत्र करना, उस घटना से संबंधित हमारे पास क्या क्या डाटा है,
क्या आंकड़े हैं उसके, ये इसका चौथा पद है। पांचवा है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। हमने जो परिकल्पना कही उसके बारे में जो धारणा बनाई है उसका निरीक्षण करें कि हकीकत में वो सही है या नहीं है। छठा है परिणाम निकालना। अब कोई घटना हुई, उसका हमने परीक्षण किया, उसके डाटा इकट्ठे किए, अब उसका रिजल्ट निकालें कि ये घटना हुई, इसका ये रीजन हो सकता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। सातवां है पुनः परीक्षण करना। एक बार कोई घटना हुई, दोबारा वो घटना होती तो फिर से उसका परीक्षण करें और फिर उसको डाटा को मैचिंग करें। आठवां है सिद्धांत का सामान्यीकरण करना। उसके ऊपर एक सिद्धांत बनाएं और उसको सामान्य रूप से एक कॉमन सिद्धांत बनाएं जो हर क्षेत्र में लागू हो। इस वैज्ञानिक विधि के बाद देखते हैं आगे। इस प्रकार प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान खोजना जिसको कोई भी व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में पुनः परीक्षण कर सके। इस प्रकार ऐसी प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान खोजा जाए जिसको कोई भी व्यक्ति उस सेम परिस्थिति पर उसका पुनः निरीक्षण कर सके। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समाज एवं प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण समाज कुछ विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समाज एवं प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया है, जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। कुछ विषयों में विज्ञान शब्द कैसे जोड़ा गया, किस कारण से ढूंढा गया, वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण। इसका कारण क्या है, वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण इसमें विज्ञान शब्द जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, क्योंकि इन सभी का दृष्टिकोण विज्ञान होता है। अब है विज्ञान, भारत में विज्ञान की परंपरा। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस उपमहाद्वीप में विज्ञान की बहुत उन्नति हुई थी। 3000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 3000 में भी इस महाद्वीप में, इसके मतलब कहाँ, भारत में, इंडिया में बहुत विज्ञान की उन्नति हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो के अवशेष से पता चलता है कि ये शहर सुनियोजित थे और वहाँ जल आपूर्ति, जल मल निकास की प्रणाली बहुत विकसित थी। खेतीबाड़ी, ईंटों का निर्माण, उद्योग, दस्तकारी में आदि में कुशलता बड़े उच्च स्तर पर थी। उनके कपड़े रुई के बुने हुए थे। इन सभी से पता चलता है कि उस टाइम भी इस उपमहाद्वीप में, भारत में विज्ञान बहुत प्रगति पर थी। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें आर्यों की अनेक मनोवृत्तियां वैज्ञानिक थी। मनोवृत्तियां मतलब साइकोलॉजिकल चीज थी, वो वैज्ञानिक ढंग पर थी। ऐसा समझा जाता है कि ब्रह्मांड का नियंत्रण एवं प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। ब्रह्मांड का नियंत्रण, किसका नियंत्रण, ब्रह्मांड का नियंत्रण एक प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न में होते हैं। विशेष रूप से निर्मित मंदिरों का निर्माण किया जाता है, विशेष रूप से निर्मित मंदिरों में किया जाता है। इस तरह से वे दक्षिण खगोल विज्ञानी, ज्योतिषी एवं गणित ज्यामिति के ज्ञाता थे। इन सभी को देखने से क्या पता लगता है, वे ज्योतिषी थे, गणित भी जानते थे और ज्यामिति का भी उनको ज्ञान था। किस कारण से, धार्मिक ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न मंदिरों में करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। वो ये भी जानते थे कि ब्रह्मांड का नियंत्रण कोई एक प्राकृतिक नियम करता है। इन सभी से क्या पता लगता है कि वो विज्ञान में दक्ष थे। उनके पंचांग का आकार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियां थी। पंचांग का आधार क्या था उनका, सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियां थी। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था और महीनों के नाम उनके आधार पर रखे गए थे। महीनों के आधार किस नाम पर रखे गए थे, नक्षत्रों के आधार।
ऋतुओं के परिवर्तन से अति सूक्ष्म जीवाणुओं एवं अनुवांशिक कारणों से बीमारियां होती हैं, यह सिद्धांत स्वीकार किया गया था। निदान एवं उपचार की आयुर्वेदिक पद्धति प्रचलित है। ये प्रचलित आयुर्वेद की पद्धति बहुत पहले की है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा की प्रणाली अत्यंत विकसित थी। बाद में अरब वासियों एवं यूनानियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र में भारतीय दवाइयों को भी काफ़ी मांग थी। रोमन साम्राज्य में भी 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। नए तत्व खोज का सिलसिला का प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में। इससे पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था। 18वीं शताब्दी से पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था। ये धातुएं कौन कौन सी थी? ये धातुएं थी स्वर्ण, गोल्ड, रजत, चांदी, तांबा, लोहा, टिन, सीसा एवं पारद यानी पारा। कौन कौन सी थी? पहली सोना, दूसरी चांदी, तीसरी तांबा, चौथी लोहा, पांचवी टिन, छठी सीसा और सातवीं पारा। ये 7 धातुएं थी जिनका प्राचीन में ज्ञान था। इन सभी धातुओं का उल्लेख प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। इन सभी 7 धातुओं का उल्लेख कहाँ उपलब्ध है? सभी प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिनमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है भी सम्मिलित है। वेदों में प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। वेदों की प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष निर्धारित की। वेद यानी कि वेद हैं जो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व के हैं। अतः हम भारत में रसायन शास्त्र का प्रारंभ ईसा से हजारों वर्ष पूर्व कह सकते हैं। ईसा से कितने कह सकते हैं? हजारों वर्ष पूर्व की बात है। पुरातात्विक प्रमाण में लोहा, तांबा, चांदी, रजतैन चांदी, सीसा आदि धातुओं की शुद्धता 95% से 99% तक पाई गई थी। यानी कि उस टाइम का भी ये मेटलर्जी धातु कर्म का उद्योग इतना विकसित था कि उस टाइम भी धातुएं 95 से 99% तक शुद्ध पाई जाती थी। एवं पीतल, तांबा जैसी मिश्र धातुएं बनाई गई। पीतल और तांबा मिश्र धातुएं भी बनाई जाती थी उस टाइम, जो इस बात परिचायक है कि भारत में उच्च कोटि के धातु कर्म की प्राचीन परंपरा रही है। धातु कर्म की गुणवत्ता बहुत अधिक थी, इसीलिए 95 से 99% तक धातुएं शुद्ध हुआ करती थी। ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत विख्यात थे। ईसा से कब थे? 400 वर्ष पूर्व पहले की बात है। ईसा से 400 वर्ष पूर्व की बात है। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। किसमें? गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सुश्रुत ने 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। सुश्रुत थे महर्षि सुश्रुत। उन्होंने 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को प्राकृतिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। सुश्रुत ने 26 शताब्दी पूर्व रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। इनकी सुश्रुत संहिता, इनकी पुस्तक कौन सी थी? सुश्रुत संहिता का अरब के अनुवाद किया गया। किताब का नाम है साकून ए हिंदी। किताब का नाम क्या है? साकून ए हिंदी और किताबे सुसुरद। ये किसकी थी? सुश्रुत की थी।
शाकुन ए हिंदी और किताबे सुश्रुत, ये 2 किताबें थी जिनका कि अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट है 20 शताब्दी पहले चरक ने चरक संहिता, ये सुश्रुत है, यह चरक। 20 शताब्दी पहले चरक ने चरक संहिता में कहा, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। यानी कि जो डॉक्टर किसी की बीमारी नहीं समझ सकता, वो ठीक कैसे करेगा उसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी को प्रभावित करते हैं, फिर उनका इलाज करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचा जाए, न कि इलाज किया जाए। ईसा से 500 वर्ष पूर्व कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 500 वर्ष पूर्व इन्होंने ऋषि कणाद ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि ने बताया कि मनुष्य के शरीर में नाड़ियां और ऐसे केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार नामक कुल 8 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 8 चक्र। पहला चक्र है मूलाधार। कौन सा चक्र है? मूलाधार। दूसरा चक्र का नाम है स्वादिष्ठान। तीसरा चक्र है मणिपुर। चौथा चक्र है हृदय। 5वां चक्र है अनाहत। 6ठा चक्र है विशुद्धि। 7वां चक्र है आज्ञा और 8वां चक्र है सहस्त्रार। इन्हें सार्वजनीय नैतिक धर्मादेश, नियम, अनुशासन से अपने को शुद्ध करने का तरीका। आसन, प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण। प्राणायाम किसे कहते हैं? सांस पर नियंत्रण। नियम किसे कहते हैं? अनुशासन से अपने आप को शुद्ध करने का तरीका। और यम किसे कहते हैं? सर्वजनीय नैतिक धर्मादेश को यम बोलते हैं। प्रत्याहार, मन को बाहरी चीजों से हटाना, क्या कहलाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार कहलाता है मन को बाहरी चीजों से हटाना। धारणा, संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन। भावना, मनन या चिंतन। समाधि, अतिचेतन स्थिति क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। ये आखिरी चरण ही सबसे कठिन है। कौन सी? समाधि। आखिरी चरण यही सबसे कठिन है। इसमें व्यक्ति ऊर्जावान, आत्मनियंत्रित एवं क्षमताओं से परिपूर्ण अनुभव करता है। इन सभी का उपयोग करने से, अपनाने से इसमें व्यक्ति ऊर्जावान होता है, आत्मनियंत्रित रहता है और क्षमताओं से परिपूर्ण होता है। अगला टॉपिक है विज्ञान के विकास में भारत का योगदान। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सारी बातें किसने कही? ये सारी बातें कही आर्यभट्ट ने, जो कि एक इंडियन था। ब्रह्मगुप्त वह गणितज्ञ था जिसने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बनाए। शून्य का उपयोग किस तरह से होगा वो सबसे पहले किसने बताया? ब्रह्मगुप्त ने। सबसे पहले किसने बताया? वो ब्रह्मगुप्त ने। इन्हें भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी। गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि किसको दी गई? ब्रह्मगुप्त को। इन्होंने गणित की 2 विभिन्न शाखाएं बताई, बीज गणित और गणित। बीज गणित और गणित की 2 शाखाएं किसने बनाई? ब्रह्मगुप्त ने।
संसार को नए विकिरण न्यू रेडिएशन देने वाले वैज्ञानिक चंद्र